हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। गाइस, आज हम बात करेंगे सेक्शन 51 से लेकर 55 तक। सेक्शन 51 जो है वह शपथ शब्द को परिभाषित करता है। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यत्र किसी सबूत के लिए प्रयोजन में उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कथन जो विधि के द्वारा अपेक्षित किया जाता है कि यह सत्य निष्ठा पूर्वक कहा गया है, या न्यायालय में जब हम जाते हैं तब लोग कहते हैं मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध कहता हूं या सौगंध करता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो यह विधि के द्वारा प्राधिकृत शपथ है और उस शपथ के अंतर्गत हम कोई अन्य कथन भी करते हैं कि यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह बात सत्य है, तो उसे शपथ माना गया है विधि के द्वारा। जैसे जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो वह शपथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है तो वह शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति हों, मंत्री हों, मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश हों या अन्य कोई भी अधिकारी, जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो उन्हें एक शपथ दिलाई जाती है। वह शपथ विधि के द्वारा प्राधिकृत है। और भी अन्य मामलों में जहां पर यह निष्ठापूर्वक कोई बात कही जाए, उसे शपथ शब्द के अंतर्गत लाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 52, सद्भाव पूर्वक। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई है या विश्वास में कही गई है या नहीं कही जाती तो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो या नहीं की गई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ऐसी कोई बात जो कहते समय या करते समय हम ये कहते हैं कि यह कार्य मैंने सद्भावना पूर्वक किया है, लेकिन सद्भावना तब जब वह सतर्कता और पूर्ण ध्यान से सम्यक रूप से हमने उस कार्य को किया या कहा, तब हम कहते हैं कि हमने सद्भाव पूर्वक, उसमें मेरा कोई भी विधि विरुद्ध आशय नहीं था, तो उसे हम कहते हैं कि यह सद्भाव पूर्वक। तो ऐसी बातें, ऐसे कार्य सद्भाव पूर्वक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 52 ए की, मतलब धारा 52 का। धारा 52 का संशय शब्द को परिभाषित करती है। यहां सेक्शन 130 और सेक्शन 157 में जो संशय के अंतर्गत जिन्हें अपराध घोषित किया गया है, उनके सिवाय, उनसे अलग संश्रित व्यक्ति जो है, जैसे पति पत्नी को संश्रय दे या पत्नी पति को संश्रय दे, वह संश्रय शब्द के अंतर्गत विधि विरुद्ध नहीं है। किंतु ऐसा संश्रय जो किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन देता है या उनमें से किसी साधनों को, चाहे वह उसके चाहे गए प्रकार के हों या ना हो, इस धारा में यदि वह गिने गए हैं, परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, ऐसा इस संश्रय शब्द के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे अध्याय 3 पर, दंडों के विषय। धारा 53 दंड। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से वे दंडनीय हैं वे ये हैं, यानी कि ऐसे दंड जिन्हें इस संहिता के अंतर्गत या अन्य संहिताओं में
अपराधी को दिया जाना है वे दंड इस प्रकार हैं। पहला दंड है मृत्यु, दूसरा दंड है आजीवन कारावास, तीसरा जो दंड है उसे निरस्त कर दिया गया है, उसका लोप कर दिया गया है, चौथा दंड है कारावास। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि कारावास दो प्रकार के होते हैं। इसका एक वर्ग होता है कठोर श्रम के साथ, मतलब कठिन कारावास या सश्रम कारावास, और दूसरा वर्ग होता है सादा, मतलब सिंपल, उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। पांचवा दंड है संपत्ति का समापहरण, और छठवां जो दंड है वह है जुर्माना। धारा 53 का निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। इसके चार वर्ग हैं। निर्वसन के प्रति अर्थ इस तरह से लगाया जाता है कि जहां पर किसी आदेश में आजीवन निर्वसन कहा गया है, कि अपराधी को आजीवन निर्वसन शब्द आ जाए, तो आजीवन निर्वसन शब्द से अर्थ लगाया जाता है आजीवन कारावास से। दूसरा खंड कहता है हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि 1955 है, संशोधित है, के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार वर्ता जाएगा मानो वह उस अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादेश किया गया हो। जहां कि यह कहा जाए कि अपराधी को इतने वर्षों का कारावास दिया गया है या इतने अवधि के कारावास से दंडित किया जाता है, वहां उसे सश्रम कारावास ही माना जाएगा। किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वसन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वसन के प्रति कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। चौथा है किसी अन्य तत्समय विधि में निर्वसन के प्रति जो कोई निर्देश हो। इसके दो वर्ग हैं। पहला वर्ग कहता है कि यदि उस पद से आजीवन निर्वसन अभिप्रेत है तो उसका आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना अनुमान लगाया जाएगा। जैसे यदि किसी को कहा जाए कि तुम्हें 20 वर्ष के लिए दंडित किया जाता है, तो 20 वर्ष का जो दंड है उससे यही अनुमान लगाया जाएगा कि इसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यदि दूसरा यह है कि यदि उस पद से किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वसन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है, आजीवन कारावास उसे नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं धारा 54 की, सेक्शन 54, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। ऐसे हर मामले में जिसमें अपराधी को मृत्यु का दंड दिया गया है, मृत्यु दंडादेश से दंडित किया गया है, ऐसे हर मामले में समुचित सरकार उस अपराधी की सम्मति के बिना उस मृत्यु के दंड के आदेश को लघुकृत कर सकती है, उसे परिवर्तित कर सकती है, किंतु कम, मतलब मृत्यु के दंडादेश को किसी कम सजा में परिवर्तित कर सकती है। अब बात करते हैं धारा 55 की। धारा 55 कहती है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार यानी कि गवर्नमेंट उस कैदी की सहमति या सम्मति के बिना उस आजीवन कारावास को किसी कम सजा में, किसी कम दंड में लघुकृत मतलब कि परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कोई भी सजा जो आजीवन कारावास से परिवर्तित की जा रही है वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कम से कम वह कुछ भी हो सकती है, लेकिन 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। धारा 55 का समुचित सरकार की परिभाषा इसमें बताई गई है। इसके दो वर्ग हैं। पहला वर्ग कहता है कि उन मामलों में
केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। अर्थात ऐसी कोई भी दंड या ऐसी कोई भी सजा समुचित सरकार कम कर सकती है, यानी कि केंद्रीय सरकार कम कर सकती है जिन अपराधों के विषय में संघ की कार्यपालक शक्ति जो है, कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, यानी कि उन सजा को कम करने का अधिकार विधि के द्वारा संघ की कार्यपालिक शक्ति को दिया गया है, यानी कि केंद्रीय सरकार को दिया गया है। इसका वर्ग 2 कहता है कि उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी को दंड दिया गया है, चाहे वह मृत्यु का हो या अन्य दंड दिया गया है, ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, मतलब कि राज्य सरकार की कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत विधि के द्वारा दी गई शक्ति जो किसी अपराधी की सजा को कम कर सकती है। अर्थात विधि ने राज्य सरकार को या राज्य सरकार की कार्यपालन शक्ति को कोई विस्तार के तहत अधिकृत किया है कि आप इन अपराधों में दंडित अपराधी की सजा को आप कम कर सकते हैं। वह विधि के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। उस विधि के द्वारा दी गई शक्ति का विस्तार जिन अपराधों में है, उन अपराधों में राज्य सरकार शब्द जो है वह अभिप्रेत माना जाएगा, जहां समुचित सरकार लिखा गया है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहिए लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी से। थैंक यू।